मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो सोशल साइंस है यानी कि एसएसटी है। एसएसटी के ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्या है, जल संसाधन। इस चैप्टर के हम लोग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू टाइप का जो जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं। और टोटल इस चैप्टर से आपको 30 प्लस यानी कि मैं बात करूंगा टोटल 32 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो 32 प्रश्न है ये आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और यहां से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। उससे पहले आप ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी है और जो भी मैं वीडियो ले रहा हूं आप वो देख रहे हो कि नहीं ये आप जरूर बताओगे। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियो के साथ में बोलूंगा आपको करने के लिए उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप देने का ट्राई कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न पे। तो पहला नंबर का प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका कि जल किस प्रकार का संसाधन है। क्या प्रश्न है आपका कि जल किस प्रकार का संसाधन है। और ऑप्शन क्या है, समाप्य संसाधन है, नवीकरण संसाधन है, अनवीकरण संसाधन है कि कृत्रिम संसाधन है। तो जल क्या है, एक नवीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है। विश्व का कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो पूरी की पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 3/3 जो भाग है यानी कि 3/4 जिसको बोलते हैं, तो 3/4 भाग जो जल से घिरा हुआ है। क्योंकि आप ऑलमोस्ट देखोगे पृथ्वी में तो ज़्यादातर मात्रा में आपको पानी मिलेगा और एक भाग जो है आपको जल मिलेगा। तो 3/4 जो भाग है वो आपका पानी से घिरा है। 3/4 मतलब कि 3/4 भाग का 3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 जो है जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहते हैं। तो राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रह होता है उसको क्या कहा गया। ऑप्शंस क्या, कुल, टाका या बाउक्स। तो इसको क्या बोले, इसको टाका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न जो कि अभी हम लोगों ने प्रश्न देखा था सेम उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज में डील किया है। अगला जो था कि कितना प्रतिशत भाग था, आप पूछा कि कितना भाग आपका है। तो विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है यानी कि जल से घिरा हुआ है। तो 71% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि विश्व में जल के आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। अलवणीय मतलब जिसमें नमक नहीं पाया जाएगा, ऐसा जल जो पीने लायक है। तो ये कितना परसेंट जल है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं आंसर का बात करूं तो आंसर क्या होगा, 2.5%। कितना हो जाएगा, 2.5% क्या होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। यानी कि यहाँ इनमें से जो 2.5% हम लोग जो जल देखा था जो कि अलवणीय जल है, तो ये 2.5% जो जल आता है वो आता कहाँ से, वही आपका क्या है, अलवणीय जल का स्रोत है। तो देखो ऑप्शंस क्या है, वर्षा जल, सतही जल, भौम जल, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी के सभी ऑप्शन है, चाहे आप वर्षण जल का बात करो जो बारिश होती है, या सतही जल जिसको भौम जल बोलते हैं, या सतही जल मतलब जैसे नदी नालों का जो जल होता है, जैसे आपका मैं बोल सकता हूँ कि आपका नदी हो गया, जो भी नहर हो गया वो सतही जल के अंतर्गत आएगा। और भौम जल आपका क्या आएगा, जो भी हम लोग चापाकल या जो भी कुआं से जिस जल का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है आपका अलवणीय जल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि जल की खराब गुणवत्ता एवं प्रदूषण के मुख्य कारणों कौन कौन है। यानी कि जो भी जल की गुणवत्ता खराब हो रही है या जो भी जिस भी कारण जल की क्वालिटी खराब हो रही है या जल का प्रदूषण हो रहा है तो उसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, औद्योगिक घरेलू कचरा। जी हाँ, सही बात है कि जो भी औद्योगिक और घरेलू कचरा है और जब उसको नदी नालों पे बहाया जाता है तो उससे जल प्रदूषण होता है। हाँ, बात सही है। अगला रासायनिक एवं कीटनाशक का प्रयोग, भारी मात्रा में रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो जल जो है वो उसमें जहरीलापन आने लगता है, तो वो भी एक कारण है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यह भी एक कारण है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। तो जल की खराब गुणवत्ता और जल की प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक और घरेलू कचरा, रासायनिक एवं कीटनाशक का प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ये ऑप्शन तीनों का सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा।
अगला प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है। देखिए दुर्लभता के बारे में मैंने पहले भी चैप्टर पे डिस्कशन किया है, तो अगर आपने चैप्टर डिस्कशन अपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर का डिस्कशन अवश्य देख ले, ताकि वहां से जितने भी डाउट्स आपके बचते हैं ना वो डाउट्स भी वहां से क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। तो जल दुर्लभता क्या है, बोला गया है कि जल की वह मात्रा जो आवश्यकता जितनी है उससे भी कम मात्रा में जल की आवश्यकता, जैसे अगर मान लो कि किसी को 4 बाल्टी पानी की आवश्यकता है लेकिन मौजूदा में उसको 4 बाल्टी सबसे न्यूनतम आवश्यकता है और वो न्यूनतम आवश्यकता वाला जल का भी पूर्ति नहीं होगा ना, उसे जल दुर्लभता बोलेंगे। क्या था कि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल का उपलब्ध होना अथवा नहीं होना ही आपका क्या कहलाता है, आपकी जल दुर्लभता कहलाता है। तो जल दुर्लभता का कारण क्या, सबसे पहला कारण क्या है, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आवश्यकताएं। जी हाँ दोस्तों, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है जल की उतनी आवश्यकता बढ़ रही है, पहला कारण है, यह आपकी जल दुर्लभता का कारण है। जल का असमान वितरण, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाएगा, किसी मात्रा में जल ही नहीं पाया जा रहा है। जल का संरक्षण ना होना, यह भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि जल का सही तरह से संरक्षण नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से होगा। तो जल के दुर्लभता का कारण क्या क्या है, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती हुई मांग, जल का असमान वितरण, जल का संरक्षण का ना होना और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या है कि जल के कमी के क्या कारण है, जल का कमी का क्या कारण है। ऑप्शंस क्या है, अति शोषण यानी कि जल का अधिक मात्रा में उपयोग, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण और आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या मारिएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो है कारण आपका जल के कमी का कारण आपको बताता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या आपका 10 है। 10 क्या आपका कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जल का वह स्थिति जब आवश्यकता से भी कम या उससे भी जल की उपलब्धता नहीं होना ही क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है। तो आखिर क्या कारण है कि अगर किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध भी है आवश्यकता से ज़्यादा लेकिन फिर भी वहाँ पे देखा जाए तो जल दुर्लभता है, तो ऐसा क्या कारण है। तो ऑप्शंस क्या है आपका, औद्योगिक कचरे और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति तब आएगी जब औद्योगिक कचरे और जो भी रासायनिक और जो घरेलू उपयोग के जो भी कचरे होते हैं जब उनको पानी में डाल देंगे और उससे क्या होगा, पानी की गुणवत्ता में कमी आएगा। और जब उस पानी की गुणवत्ता में कमी आएगा तो वहाँ पर भी आपको जल दुर्लभता देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे आप देखोगे एक जीता उदाहरण, दिल्ली में यमुना नदी बहा है लेकिन जितने भी घरेलू कचरे होते हैं, नाली के जल होते हैं और जितने भी फैक्ट्री होते हैं उनका जब रासायनिक जब आपका डंप किया जाता है यमुना नदी पे, तो इसके कारण यमुना नदी का पानी जो जहरीला हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई, यानी कि कितना करोड़ लोगों को या लाख लोगों को जल का जो है प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो कहा गया कि 20 करोड़ जो लोग हैं उनको 2025 में जल की कमी झेलेगा, कि जल की दुर्लभता उनको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका सिंचाई बांध, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि करते हैं। इस कारण बांध को किस प्रकार की परियोजना कहा जाता है। तो कहा गया कि बांध एक ऐसी परियोजना है जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी कि बहुउद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो इसीलिए बांध को बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि किसने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ देता है। घुमा के क्या पूछेगा कि भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो यह भी बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। तो दोनों बात सेम है, बस इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है तो मैंने इसलिए क्वेश्चन घुमा के आपको बता दिया। अब अगले बात करेंगे प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ, इनमें से कौन सा जो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का लाभ है। तो बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, जल विद्युत उत्पादन करना, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों जो है आपकी बहुउद्देश्य परियोजना से लाभ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा
वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। यानी कि जो भी यहाँ पे आपको ये चार जो ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से कौन से का ऐसा ऑप्शन है जो बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष पे नहीं है, यानी कि क्या बोलता है कि गलत किस क्या है आपका एक वाक्य है। तो बात करें ऑप्शंस पे, तो पहला क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। सही बात है। जैसे कि आप देखोगे जिस क्षेत्र में बहुउद्देशीय परियोजना है, जैसे इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना एक तरह का बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि वहां पे डैम बनाया गया था सतलज और ब्यास नदी में, तो वहां के नहर के थ्रू से राजस्थान के उस क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध कराया गया जहां पे जल नहीं था। तो भाई ये तो जल उपलब्ध कराती है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका पक्ष में होगा, ये आपका पक्ष पे विपक्ष पे नहीं होगा। अगला क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पे काबू रखती है। जी हाँ दोस्तों, जिन क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा मात्रा में आता है वहां पे आपका देखोगे तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है, तो यह भी आपका पक्ष में है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होता है माय डियर फ्रेंड। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार से बोला जाए तो ये बहुउद्देशीय परियोजना का एक हानिकारक या दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि पक्ष पे बात नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 4 आपका क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, टोटल शायद हमको जहां तक लग रहा है 20% जल विद्युत का उत्पादन हम लोग आज वर्तमान समय में करते हैं। जो भी हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं ना, उस बिजली के 20% का जो उत्पादन होता है वो जल विद्युत के द्वारा होता है। तो यानी कि ये करता है। लेकिन आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला कि जो पक्ष पे नहीं है, यानी कि जो दुष्प्रभाव का बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है, यानी कि बांध का कौन दुष्प्रभाव नहीं दिखाता। देखो, अंतरराज्य जल विवाद, जलाशय में तत्छल का जमा करना, जनसंख्या की विस्थापन और बाढ़ का नियंत्रण। तो गौर कीजिएगा, ये बाढ़ का नियंत्रण ये पक्ष में, ये इसका प्रभाव है कि ये एक लाभकर प्रभाव दिखाता है। लेकिन जब बांध बनता है तो उससे अंतरराज्य जल विवाद होगा। जैसे मान लो अगर एक नदी ऐसा बहा है, यहाँ पे बांध बना दिया जाए तो इन क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध होगा, लेकिन इन क्षेत्रों के लोगों को पानी ना के बराबर होगा, तो अंतरराज्य जल विवाद का समस्या होगा। अब जहां पे बांध बनाया जाता है वहां पे नदी का पानी अवरुद्ध होता है, तो नीचे पे गाद या तत्छल जमा होता है, जनसंख्या का विस्थापन होता ही है भाई, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग पलायन करके किसी और क्षेत्र में जाएंगे। और उसी प्रकार बाढ़ का नियंत्रण करता है। तो बाढ़ का नियंत्रण करना एक क्या प्रभावी लक्षण है, दुष्प्रभावी लक्षण नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, बाढ़ का नियंत्रण आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का कि नदी परियोजना पर बांध बनाने से क्या नहीं होता। नदी परियोजना पर बांध बनाने से आपका क्या नहीं होता। ऑप्शन क्या है, तत्छल क्या है आपका, जलाशय की तली में तत्छल का जमाव होता है। हाँ एकदम होता है भाई, है ना। जलीय जीवों के भोजन में कमी होता है। जी हाँ दोस्तों, भोजन में भी आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, सही बात ये भी होता है। लेकिन सूर्यग्रहण, आप बताइए बांध बनाने से सूर्यग्रहण का कोई काम है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला आपका 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित कर दिया है। तो जब बहुउद्देशीय परियोजना आया और उससे ज्यादा मात्रा में जब सिंचाई होना शुरू हुआ तो उसने फसलों के प्रारूप में चेंजेस किया। यानी कि पहले होता था, हमको पता है कि तीन तरह के फसल होते हैं, एक खरीफ फसल, रबी फसल और दूसरा जायद फसल। लेकिन अभी आप देखोगे कि जब सिंचाई व्यवस्था ज्यादा मात्रा में आया तो इससे कहीं ना कहीं कुछ खरीफ फसल जो है वो रबी फसलों में भी उगाए जाते हैं और कुछ रबी फसल लेते हैं जिसको खरीफ फसल में भी उगा सकते थे। और इसका एक जीता जागता परिणाम है कि जब मकई नहीं होता है ना मार्केट में, आपके अगल बगल में नहीं होगा, तब आपको आपके क्षेत्र पे मकई दिखेगा। जब बाकी क्षेत्रों में गन्ने की खेती नहीं होती है तब मार्केट में आपको गन्ना मिल जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है फसल का प्रारूप में परिवर्तन। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। झारखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देखो कि क्या है कि भारत के कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने वहां पे 20% बोला था, लेकिन आंसर क्या होगा 22%। याद रखिएगा 22% जो है आपका जल विद्युत, जो हमारे भारत में जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसमें 22% जो उपभोग है वो जल विद्युत के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया, और महानदी कहां पे, उड़ीसा पे, आपको याद रखना है। तो पूछे हीराकुंड बांध कहां पे, तो महानदी उड़ीसा पे है। अगला प्रश्न है आपका भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध का मैं बात करूं तो क्या होगा, सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध जो है कहां पे बनाया गया है, तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर का है
कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अगर मैं सरदार सरोवर बांध का बात करूं तो वो कहां पे बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अब देखिए एक प्रश्न आएगा, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ऐसा बहुउद्देश्य परियोजना है जो एक साथ 3 से 4 राज्यों को क्या करता है, जल पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा कि सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है, यानी कि कौन कौन सा राज्य जो है इसका लाभ लेता है। तो देखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों का तीनों राज्य जो है वो सरदार सरोवर बांध जो एक बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था उससे प्रभावित है और इसका लाभ ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 सही होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का कि नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो अगर नागार्जुन बांध का बोलेंगे तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे वर्षा जल संग्रह के लिए गुल अथवा कुल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न टाका क्या है। तो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, एक प्रकार का नहर है। बंगाल में मछली पालन का तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो टाका का प्रयोग होता है पीने के पानी के संग्रह करने के लिए, एक भूमिगत टैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है, यानी कि जो वर्षा जल संग्रह करने का एक तरीका जो रीति जो सालों से चलता आ रहा है उसमें कमी का क्या कारण है। ऑप्शंस क्या है, वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, 12 माह से जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो इंदिरा नहर बना जिसके कारण राजस्थान में 12 महीना पानी उपलब्ध हो रहा है, तो लोग जो है अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि जल संग्रह करना है अथवा नहीं करना है। बात करें किस पर प्रश्न क्या आपका कि शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढे को क्या कहेंगे। तो इसको खादीन और जोहड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या होगा, आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न में। तो प्रश्न क्या आपका कि 14वीं शताब्दी में, प्रश्न क्या आपका कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया था। अब ये हौज खास का क्या मतलब होता है, एक विशाल नहर या मैं बोलूंगा एक विशाल पाइप का क्या किया गया था, आपका निर्माण किया था। किसने किया था 14वीं शताब्दी में, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। तो जो भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। इससे पहले ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और ये आपका चैप्टर 3 अभी तक चैप्टर 1 का नहीं हुआ है, तो चैप्टर 4 का वीडियो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 का वीडियो ले लेंगे और आपको प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहला चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि देखिए अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, तो जब आपको भी अच्छे नंबर लाने तो आपके दोस्त को भी नंबर लाना है, क्योंकि आप लोग साथ में पढ़ते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।